और उस बीच देखिए खबर आ रही है कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मिडिल ईस्ट में हो गई है वापसी। जी हां, मिडिल ईस्ट में फिर तैनात हुआ यूएसएस जेराल्ड फोर्ड और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 युद्धपोत की तैनाती। तो ईरान को लेकर ट्रंप की नई युद्ध नीति, कुछ अहम बातें देखते हैं। हुआ क्या है मिडिल ईस्ट में, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की फिर से तैनाती। रास्ते में मिडिल ईस्ट से में जेराल्ड की वापसी हुई। मिडिल ईस्ट में पहले से यूएस के कई युद्धपोत तैनात हैं। ट्रंप क्या चाहते हैं ये भी देखिए। 1 से 20 अप्रैल को दूसरे दौर की वार्ता की तैयारी है और पहली बात तो ये, और 20 अप्रैल से ये वार्ता की तैयारी है। और दूसरी बात ये कि वार्ता के बीच मिडिल ईस्ट में युद्धपोत की तैनाती कर दी गई है। अमेरिका अतिरिक्त सेना की तैनाती कर रहा है, मिलिट्री फोर्सेस के साथ हथियारों की तैनाती। मिडिल ईस्ट में पहले से करीब 50,000 जवान मौजूद हैं। अर्थ क्या है इसके, मायने क्या है? अगर वार्ता फेल तो अगला प्लान एक्टिव कर दिया जाएगा। ईरान पर फिर से बड़े हमले शुरू हो जाएंगे। ग्राउंड ऑपरेशन भी यूएस शुरू कर सकता है। तो साथ में जंग की तैयारी, ये भी एक दबाव बनाने की कोशिश। संदीप त्रिपाठी जी, ये तो मानना पड़ेगा ना इस पूरे मामले में कि ईरान ने बहादुरी दिखाई। ईरान अमेरिका इजराइल के कोalition के सामने खड़ा रहा, लेकिन बहुत कंसिडरेबल नुकसान दोनों को वो नहीं पहुंचाया जितना नुकसान ईरान ने झेला है। लीडरशिप वाइज देखिए, उनकी जो एयर की ताकत है, उनकी नेवी की ताकत है। हाँ, मिसाइल के जरिए या ड्रोन्स के जरिए वो अभी भी हमले कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी शक्ति तो ईरान की कम की है इन दोनों ने। ये बात ये दोनों जानते हैं। ये बात सही है, आपने सही कहा कि ये लॉस जो ईरान ने झेला है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ईरान ये बात और मजबूती के साथ आगे आया कि जब हमने इतना लुटा दिया, हम अपनी लीडरशिप हमारी खत्म हो गई, तो ईरान ने बहुत कुछ खोया। बट ईरान ने जो नहीं खोया वो ये है कि ईरान एक ताकत बनकर उभरा। क्योंकि वॉर के बाद, इस 40 दिन के वॉर के बाद जो एक आउटकम हम देखते हैं, तो दोनों का यदि देखें अमेरिका और ईरान का, तो दुनिया इस बात को कह रही है कि ईरान को जो अंडरएस्टिमेट किया था ट्रंप ने वो नहीं हुआ। तो इसीलिए आप देखिए जब टेबल पर आते हैं, तो जब दोनों टेबल पर बैठते हैं, तो एक अमेरिका इस बात को एहसास है कि ईरान अपनी जो बुनियादी जो मांगे हैं वो कभी कंप्रोमाइज ईरान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ खो करके जो 40 दिनों की जंग में अमेरिका नहीं कर पाया, ईरान कभी नहीं टेबल में उसको छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जानते हुए कि ईरान का लॉस हो रहा है, इसके बावजूद ईरान का स्टेटस बढ़ा है, लड़ने की क्षमता बढ़ी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बार्गेनिंग ईरान ने वेपनाइजेशन किया है हॉर्मुज का, उससे चोक किया है दुनिया को। और अभी आप ही की रिपोर्ट पर हमने देख रहे थे कि जो रेड सी है, जो यूरोपियन जो कंट्री का जो ब्लॉक करने की कोशिश की गई रेड सी में हूती के थ्रू। नहीं, निश्चित तौर पर यह बात अपनी जगह सही है कि ईरान ने सामना तो किया है और उसमें उसकी रणनीति भी दिखी है। मनीष, सब एक जल्दी से हम आपसे कमेंट चाहेंगे इस पूरे मामले पर कि ईरान के पास अब क्या है खोने को? मतलब इतना कुछ हो चुका है, हमले हो चुके हैं, विश्व शक्तियां यहां पर मौजूद हैं, क्या है अब उसके पास खोने को जिसको वो बचाने के लिए कोशिश कर सकता है आखिरी वक्त तक? देखिए, ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की थी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये भी सही है कि ईरान बहुत अच्छे से लड़ा था, लेकिन ईरान के सामने केवल इजराइल और अमेरिका नहीं, मुझे लगता है ईरान के लिए सबसे बड़ी अभी चुनौती है कि ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, अरब देश, जिन्होंने ईरान के मिसाइल क्षमता को देखा, झेला और उन पर हमले हुए, चाहे उसके जो भी कारण हैं, उनके साथ ईरान को संबंध बेहतर बनाना पड़ेगा, वरना वो सभी देश और अधिक नज़दीक जाएंगे इजराइल के। वो सभी अरब देश और अधिक अमेरिका और इजराइल के साथ मिलिट्री वाइज इंगेज होंगे और वो ईरान के लिए नुकसानदायक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने पड़ोसियों को यह भरोसा देना कि वो खतरनाक नहीं है और उनके मिसाइल जो एक बार गलती हो गई वो हो गई। बिल्कुल, और इसके संकेत भी दिखने लगे हैं। सऊदी समेत कई देश अपनी रक्षा के लिए अब कई सारे देशों से बातचीत कर रहे हैं। वो आत्मनिर्भर और अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं।